नमस्कार। आज हम बात करेंगे अभ्युत्कर्ष क्लासेज में महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जो चैप्टर अपन ने पिछले क्लासों में पढ़े हैं, आज उनके कुछ महत्वपूर्ण चैप्टरों की बात करेंगे। कौन से प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी विशेष चर्चा रहेगी। तो देखिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 1, स्वर की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। एक कथन दिया गया है कि स्वर की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। इस बारे में आपका क्या मत है? तो अपना मत बताना है। ये सही है, गलत है, पता नहीं हमें, यह संभवतः सही है। तो आपको पता होना चाहिए, जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो एक साथ हो जाता है, उसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में यही बात सामने आती है कि स्वर की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है। अगर स्वर की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती तो फिर वो व्यंजन हो जाते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। ये ध्यान रखें। इस प्रकार के प्रश्नों के आजकल ट्रेंड चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से कि शब्दों की रचना होती है। शब्दों की रचना किससे होती है? अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे, मूल ध्वनियों से, वाक ध्वनियों से, प्रयुक्त ध्वनियों से और स्वतः ही। ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो देखिए ध्यान से कि शब्दों की जो रचना होती है वो वाक ध्वनियों से होती है, न कि मूल ध्वनियों से। बहुत सारे स्टूडेंट इसको मूल ध्वनियों में भी बताते हैं। तो वाक ध्वनि मतलब जो बोली गई ध्वनियां हैं, वहीं से शब्दों की रचना हो जाती है। जरूरी नहीं कि वो लिखित रूप में हो या उनको प्रयोग किया जाए तभी। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान और सारगर्भित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको समझना भी है किस प्रकार से ये अपना मोटो रख रहा है क्वेश्चन, और परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है परीक्षाओं में, तो आप ध्यान देंगे। प्रश्न है कि ग वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। ग वर्ण का उच्चारण स्थान होगा। इससे पहले आपको ये समझना है कि ये ग क्या है। तो देखिए, एक तो होता है ड, एक होता है हड़े और एक होता है ंग। इसकी बात हो रही है अंगे। तो अंगे वर्ण का उच्चारण स्थान होगा, क्या होगा? पहला टाइप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। पहले टाइप में क्वेश्चन में बताया है कि कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, इन चारों में से इसका उत्तर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए ग वर्ण किस में आता है। आपको है विसर्जनीय नाम कंठ, अपन ने कल भी पढ़ा था इसको, ध्यान से देखें। आपको विसर्जनीय नाम कंठ के अनुसार कंठ इसका उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ आपको कंठ मिल रहा है, ठीक है। कंठ के बाद ऐसा कुछ है क्या? ठीक है, कंठ ही मिल रहा है, केवल कंठ। तो यह अपना उत्तर राइट हो गया। पांचवा वर्ण है, ध्यान से देखेंगे इसका दूसरा टाइप, तालु, नासिका, ओष्ठ और मूर्धा। लेकिन यह तो क वर्ग का है, कंठ होना चाहिए था, लेकिन कंठ का ऑप्शन नहीं है यार। अब क्या करें? ऐसी स्थिति में यह अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण है, और पांचवा वर्ण होने की स्थिति में इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। क्या होता है? नासिका होता है। तो यहाँ अपन इसका उत्तर नासिका के रूप में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो परीक्षा में आता है। अब आपको ध्यान रखना है, इसी वर्ण का अगर पूछा जाए, किसी भी वर्ण का अगर पांचवा वर्ण पूछा जा रहा है और उसके क्वेश्चन में उसका मूल स्थान भी हो और साथ में नासिका भी हो, तब आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में आपको नासिका ही करना है उत्तर। ध्यान रखें, न कि उसके वर्ग का, यह भी विषय ध्यान रखना है। तो यहाँ कंठ दे रखा है या नासिका दे रखा है, तो नासिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मायने रखता है। और आगे का चौथा क्वेश्चन, इसे तीसरे का चौथा क्वेश्चन क्या है इसको समझे। कंठ, नासिका, मूर्धा और ए और बे दोनों। अब क्वेश्चन की थ्योरी चेंज हो गई है। क्वेश्चन की थ्योरी कहती है कि कंठ करें, बिल्कुल कंठ भी होता है, नासिका करें, नासिका भी होता है, लेकिन मूर्धा तो होता ही नहीं है, मूर्धा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द, ए और बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे हम सभी कि निम्न में से महाप्राण वर्ण में शामिल नहीं है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसका उत्तर देना है। प्रश्न क्या कह रहा है? नहीं और है का फर्क, यही ध्यान रखना है। तो आप सबसे पहले देखेंगे निम्न में से महाप्राण वर्ण में शामिल नहीं है। तो महाप्राण वर्ण में शामिल क्या नहीं है? इसके लिए आपको महाप्राण और अल्पप्राण का ज्ञान होना चाहिए। और मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था अल्पप्राण और महाप्राण को अपन कैसे हैंडल कर पाते हैं। तो देखिए ध्यान से कि अल्पप्राण और महाप्राण के लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, एक बार याद करें। कहा था 2-4 उसमें महाप्राण, 2-4 उसमें महाप्राण, बाकी सारे अल्पप्राण। तो आप देखिए 2-4 का मतलब क्या? दूसरा और चौथा वर्ण और इसके साथ में उष्म वर्ण, वो सभी क्या होते हैं? वो महाप्राण होते हैं, बाकी सारे अल्पप्राण होते हैं। एक बार क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, ये दूसरा वर्ण है,
और ये श उष्म है, इसलिए ये तो महाप्राण है। और ये भी अपने वर्ग का चौथा है। और ये मूर्धन्य स, ये भी महाप्राण में शामिल है। इसके बाद ब, ये तीसरा वर्ण है और ये भी शामिल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये है क्या, इसको क्या कहेंगे, अंतस्थ वर्ण। इस पर ये क्या है, उष्म नहीं है, अंतस्थ है। तो आपको ये भी ध्यान रखना ये अंतस्थ है। और ये प है दूसरा और ये स, तो स उष्म हो गया। ऐसी स्थिति में इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए जरा। श क्या होगा, स। ब और ल, ब क्या है, अब आपको ध्यान रखना है, ब महाप्राण नहीं है, इसका मतलब क्या है, अल्प प्राण है। और ल भी क्या है, अल्प प्राण है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रही है कि महाप्राण वर्ण में शामिल नहीं है। जो महाप्राण में शामिल नहीं है वो अल्प प्राण में शामिल है, कहीं ना कहीं तो शामिल है, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, स्वरों की गणना होती है। स्वरों की गणना किसमें होती है, अल्प प्राण में होती है, महाप्राण में होती है, अघोष में होती है, अयोगभाव में होती है, किसमें होती है, इन चारों में से, इन चारों में से। तो ये ट्रिक्स काम में लेंगे। 2-4 उसमें महाप्राण, बाकी सारे अल्प प्राण, बाकी सारे अल्प प्राण। तो देखेंगे कि दूसरा और चौथा नहीं है, उसमें भी नहीं है। स्वरों की बात हुई तो स्वर किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। किस में आएंगे, अच्छा घोष और अघोष वाले में भी आपको ध्यान रखना है। घोष और अघोष में क्या सिस्टम है, वो सिस्टम आपके दिमाग में रहना जरूरी है। अगर वो सिस्टम दिमाग में नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पढ़ करके इसके बाद सॉल्व करना है। तो अभी अपन इसका उत्तर क्या बताएंगे, अल्प प्राण बताएंगे। क्या बताएंगे, अल्प प्राण, ठीक है। और अब इसके बाद र वर्ण का प्रकार होगा। र वर्ण का प्रकार कौन सा होगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो र वर्ण अपन ने सबसे पहले व्यंजनों का विभाजन किया था, उस समय पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर र वर्ण किस में आता है, प्रकंपित होता है, उत्सिप्त होता है, पार्श्विक होता है, या फिर स्पर्शी होता है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, प्रकंपित होता है, क्या होता है, प्रकंपित। आपको पढ़ाया गया है, एक बार फिर से आपको दिमाग में रिवाइजन करवा रहा हूं मैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। निम्न में से पश्च स्वर है, पश्च स्वर कौन सा है, इसकी ओर ध्यान देंगे। पश्च स्वर, अब ध्यान दें, पश्च स्वर है क्या, कौन सा है, अग्र स्वर कौन से हैं। तो अग्र स्वर देखिए एक बार, ई, ए और आई, ये अग्र स्वर हैं। और मैंने पूछा है पश्च स्वर है, तो पश्च स्वर में इसके बाद मध्य स्वर है ए, इसके अलावा सारे के सारे क्या है, पश्च स्वर है। तो आप देखें, ए अग्र स्वर में है, ए मध्य स्वर का है, ई वापस आ गया अग्र स्वर का, तो पश्च स्वर क्या हो गया, ओ हो गया। क्या हो गया, ओ हो गया। इसका ऑप्शन क्या है, द। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का सबसे छोटा उच्चारित रूप क्या कहलाता है। ध्वनि का सबसे छोटा उच्चारित रूप क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। ध्वनि का सबसे छोटा और उच्चारित रूप की बात होती है तो उसको कहा जाता है अक्षर। क्या कहा जाता है, अक्षर। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि ध्वनि का सबसे छोटा लिखित रूप क्या कहलाता है, तब क्या कहलाता है, ध्वनि का सबसे छोटा लिखित रूप। नौवां क्वेश्चन बना देता हूं मैं आपके यहां। ध्वनि का सबसे छोटा लिखित रूप क्या कहलाता है, लिखित रूप कहलाता है। अब आपको खुद को पता होना चाहिए क्या कहलाता है। मैं डायरेक्ट उत्तर दे देता हूं, वर्ण कहलाता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।